नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अक्सर हमें लगता है ना कि दुनिया के किसी दूर कोने में, जैसे पश्चिम एशिया में अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसका हमसे क्या लेना देना। लेकिन सच बताऊं, इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमारे घर के बजट को पूरी तरह से हिला कर रख देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ईरान अमेरिका तनाव और पश्चिम एशिया के संकट की तुलना सीधे कोविड-19 महामारी से कर दी। जी हाँ, कोविड-19 याद है ना उस वक्त क्या हुआ था? सप्लाई चेन टूट गई थी, पूरी इकोनॉमी ठप हो गई थी। ये तुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस संकट का स्केल कितना बड़ा है और इसके झटके कितने भयानक हो सकते हैं। आइए अब इस ग्लोबल टेंशन से निकलकर सीधे अपनी नेशनल इकोनॉमी पर आते हैं और देखते हैं कि इन सब के बीच क्या अपील की जा रही है। अब देखिए, ये संकट सिर्फ विदेशी सम्मेलनों तक सीमित नहीं रह गया है। हमारे देश में एक बहुत ही अर्जेंट और सीधी अपील की गई है। वो अपील क्या है कि भाई अपनी खरीदारी की आदतें थोड़ी बदल लीजिए, खासतौर पर दो चीजों के लिए, सोना और ईंधन यानी फ्यूल। इस क्राइसिस के बीच कहा जा रहा है कि बेवजह के खर्च रोकिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सोना और फ्यूल ही क्यों, इन दो चीजों को ही क्यों टारगेट किया गया। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ देश में कहा जा रहा है कि अभी सोना मत खरीदो। क्यों? आमतौर पे तो लोग यही सोचते हैं ना कि जब भी संकट आए तो पैसा सोने में लगा दो क्योंकि वो सेफ है। तो फिर इसे रोकने की क्या जरूरत पड़ गई? इसके पीछे ऐसा कौन सा इकोनॉमिक मैकेनिज्म काम कर रहा है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि विदेशी मुद्रा और सोने का ये पूरा खेल आखिर है क्या। ये पूरा प्रोसेस एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सुनिए कैसे। सबसे पहला स्टेप, हमारा देश बहुत बड़े पैमाने पर बाहर से सोना इंपोर्ट करता है। अब स्टेप 2 पर आइए। जब हम बाहर से सोना खरीदते हैं तो उसका पेमेंट हमें अपनी कीमती विदेशी मुद्रा, खासकर अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगता है। और फिर आता है स्टेप 3। किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के समय यही विदेशी मुद्रा भंडार हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। अगर हम सिर्फ सोना खरीदने के चक्कर में इसे कम कर देंगे तो बाहर के आर्थिक झटकों से हमारी पूरी इकोनॉमी कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए ये साफ साफ मैसेज दिया गया है, सोना बचाएं, देश की अर्थव्यवस्था बचाएं। ऐसे मुश्किल समय में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाकर रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो जब आप सोना खरीदने का प्लान डालते हैं तो ये सिर्फ आपकी फैमिली का बजट नहीं बचाता, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था को उन जरूरी चीजों को इंपोर्ट करने की ताकत देता है जिनकी वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस अपील का मार्केट पर क्या असर हुआ, ये देखना और भी दिलचस्प है। बात करते हैं चांदी की कीमतों में आए अचानक उछाल की। अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेसिक और मजेदार नियम है, जब आप किसी एक चीज की डिमांड को दबाते हैं तो पैसा अपना रास्ता कहीं और निकाल ही लेता है। जैसे ही लोगों को सलाह दी गई कि भाई अभी सोना मत खरीदो और सोने की डिमांड पर थोड़ा ब्रेक लगा, लोगों ने तुरंत दूसरे ऑप्शन ढूंढने शुरू कर दिए। इसका सीधा और एकदम अप्रत्याशित नतीजा ये हुआ कि अचानक से चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया। एक तरफ सोने से दूरी और दूसरी तरफ चांदी आसमान छूने लगी। होता यही है, जब आप एक मेजर एसेट की डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो पैसा नेचुरली दूसरे सेफ ऑप्शन की तरफ भागता है। इस केस में वो ऑप्शन चांदी बन गई। ये बिल्कुल एक क्लासिक उदाहरण है इस बात का कि कैसे आप एक मार्केट में इंटरफेयर करते हैं तो दूसरे मार्केट में कीमतें अपने आप बढ़ने लगती हैं। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब आते हैं उस लेवल पर जो हम सबको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, हमारा अपना पारिवारिक बजट। देखिए, बात यह है कि ग्लोबल झटकों को सहने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये कैपेसिटी हर घर के अंदर होनी चाहिए। जब बाहर इकोनॉमी में इतना बड़ा तूफान चल रहा हो तो समझदारी इसी में होती है कि हम अपने रोजमर्रा के गैर जरूरी खर्चों पर थोड़ी लगाम कस लें। इसे आप अपने घर के बजट का एक शॉक एब्जॉर्बर समझ सकते हैं, ताकि अगर आगे चलकर महंगाई और बढ़े तो हम सब पहले से ही उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। अब आते हैं उस दूसरी सबसे जरूरी चीज पर जिसकी खपत कम करने की बात की गई है, यानी हमारा ईंधन। हम सब जानते हैं कि पश्चिम एशिया हमेशा से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सेंटर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब भी वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहला असर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई चेन पर ही पड़ता है। इसीलिए जो सबसे जरूरी टेक अवे है वो एकदम क्लियर है, पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, सोने की खरीदारी को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर डाल दीजिए और अपने ओवरऑल खर्चे थोड़े कम कर लीजिए। इस अस्थिरता के माहौल में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना बजट बैलेंस रखने का यही सबसे प्रैक्टिकल और सॉलिड तरीका है।
अगर हम इसे एक फैमिली बजट के नजरिए से देखें तो साफ समझ आता है कि जो पैसा पहले शायद ज्यादा फ्यूल या फिर सोने के इन्वेस्टमेंट में जाने वाला था, उसे अब काफी हद तक सिकोड़ लिया गया है और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एकदम बेसिक और जरूरी जरूरतों के लिए रखा गया है। ग्लोबल प्रेशर्स किस तरह से हमारे घर के खर्च करने के पैटर्न को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं, ये उसका एक बहुत ही सटीक और साफ उदाहरण है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमने ये तो देख लिया कि कैसे पश्चिम एशिया का युद्ध, वहां की जियोपॉलिटिक्स हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व से लेकर हमारे किचन के बजट तक सब कुछ डिसाइड कर रही है। लेकिन क्या इतनी बड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सामने क्या सच में हमारी फ्यूल बचाने या सोना ना खरीदने जैसी ये छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें इस विशाल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफी होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।